Good morning students. Welcome to the class of business studies. Students, let us start our today's topic, and today's topic is capital structure. Students, this topic involves a small type of sum. Okay, यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल सम भी क्लियर करेंगे जिसके बेस पर आप डिसाइड करेंगे कि हम कितना प्रोपोर्शन अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट का इन्वॉल्व करेंगे और कब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में मोर पोर्शन इक्विटी का इन्वॉल्व करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इट्स मीनिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स दैट to the proportion of debt and equity used for financing the operations of business. बिजनेस के फाइनेंसिंग फंक्शंस को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल तो होनी ही चाहिए। उस कैपिटल स्ट्रक्चर में हम कितना प्रोपोर्शन डेब्ट का इन्वॉल्व करते हैं और कितना प्रोपोर्शन इक्विटी का इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। नाउ इतनी मीनिंग के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, तो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट स्ट्रक्चर दैट विल increase the value of equity shares in the market. बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर उस कैपिटल स्ट्रक्चर को कहते हैं जिससे इक्विटी शेयर इन द मार्केट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, या फिर दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर दैट विल इंक्रीज और मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। वेल्थ इक्विटी शेयर होल्डर्स की शेयर की वैल्यू मार्केट में इंक्रीज हो जाए या फिर उसकी वेल्थ मार्केट में इंक्रीज हो जाए, वही कैपिटल स्ट्रक्चर आपका बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब यहाँ पर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में टू सिक्योरिटीज दिखाई दे रही हैं, डेब्ट एंड इक्विटी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, डेब्ट मोर रिस्की बट लेस कॉस्टली होता है, एंड इक्विटी आपका लेस रिस्की बट मोर कॉस्टली कहलाता है। ये दोनों चीज़ें आपने ओनर्स एंड बोरोड फंड फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ रखी है, किस तरीके से कॉस्ट डेब्ट की ज़्यादा होती है या फिर इक्विटी की डेब्ट की कॉस्ट कम होती है और इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये रिस्की कैसे होते हैं और इसकी कॉस्ट कैसे कम है? डेब्ट मोर रिस्की है। मोर रिस्की क्यों? क्योंकि डेब्ट पर हमें लीगल ऑब्लिगेशन होता है टू पे इंटरेस्ट ऑन टाइम। दिस इज द लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर द कंपनी कि इंटरेस्ट टाइम पर हमें डेब्ट पर पेड करना मस्ट है, चाहे कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर उसको लॉस ऑकर्ड हुआ है, बट डेब्ट पर हमें इंटरेस्ट पेड करना लीगल ऑब्लिगेशन मस्ट होता है, कंपल्सन होता है। बट इसकी कॉस्ट कम कैसे होती है? कंपैरेटिवली इक्विटी शेयर होल्डर्स के हम डेब्ट को रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही डेब्ट को प्रेफर करते हैं, और ओनर्स फंड या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड की फॉर्म में रिटर्न मिलती है वो हमेशा कंपैरेटिवली आपके डेब्ट से ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है। ओके, तो डेब्ट में भी आपको समझ में आ गया कि मोर रिस्की है क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशंस टू पे इंटरेस्ट ऑन टाइम होता है, बट लेस कॉस्टली होता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कम होता है, रेट ऑफ
interest ROI. Okay, then equity less risky because equity shareholders are the real owner of the company. अगर आपने उन्हें रिटर्न नहीं भी दी देन इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी पर क्लेम नहीं करेंगे और डिवेंचर होल्डर्स कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं. लीगल कंपल्सन होता है यहाँ पर इंटरेस्ट टाइम पर पेड करना. तो लेस रिस्की क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपल्सन टू पे डिविडेंड इज नॉट ओके. और मोर कॉस्टली इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स ये इसकी कॉस्ट कहलाती है. इसको भी ROI ही बोला जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. एक तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक तरफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको कि दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट दैट विल इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द मार्केट. एंड अपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को और बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर को बताने के लिए मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से मोर डेप्ट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी. कि किस तरीके से ज़्यादा डेप्ट किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा. ठीक है, कंडीशन और टर्म सिर्फ एक ही अप्लाई होती है. देयर इज ओनली वन टर्म अप्लाइड व्हेन मोर पोर्शन ऑफ डेप्ट इन्वॉल्व्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड दैट इज ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज. याद रखिएगा मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ, उस पर ध्यान से कंसंट्रेट कीजिएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. उस कंडीशन में आपके पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट है, ठीक है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा किसी भी फर्म के लिए. और इस कंडीशन को हम बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स से भी पहले आपको यही कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे. फाइनेंशियल लेवरेज या फिर इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी. और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फिर फाइनेंशियल लेवरेज मीन्स ओनली द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर. पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ डेप्ट का कितना प्रोपोर्शन है, ज़्यादा प्रोपोर्शन है या फिर लेस प्रोपोर्शन है, ये डिपेंड सिर्फ वन कंडीशन पर डिपेंड करता है. मोर डेप्ट इज ऑल्सो प्रूव्ड मोर बेनिफिशियल फॉर द कंपनी. ज़्यादा डेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर में बेनिफिशियल प्रूफ करेगा, बट टर्म एंड कंडीशन एक ही अप्लाई होती है एंड दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. दैट इज देयर इज ओनली वन कंडीशन अप्लाइड, दैट इज रिटर्न ऑन investment is more than rate of interest. या फिर आप कह सकते हैं rate of interest is less than return on investments. Okay students, इसको प्रूफ करने के लिए हम कब ज़्यादा प्रोपोर्शन डेप्ट का इन्वॉल्व करें या फिर ज़्यादा प्रोपोर्शन हम इक्विटी का इन्वॉल्व करें, यहाँ पर आपके सामने दो कंडीशंस हैं. एक फेवरेबल कहलाती है. फेवरेबल कि फेवरेबल में आप ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि डेप्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है.
और दूसरी अनफेवरेबल कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम डेप्ट इन्वॉल्व करते जा रहे हैं वो कंडीशन को क्या करता जा रहा है, मैं आपको ईपीएस निकाल के दिखाऊंगी, अर्निंग पर शेयर वो डिक्रीज होती जाती है। इसके लिए हमने कंडीशन क्या ली है, फेवरेबल कंडीशन पहले मैं प्रूफ करके दिखाना चाहती हूँ आपको, जिसमें ईपीएस इंक्रीज हो जाएगी जितना ज़्यादा प्रोपोर्शन हम डेप्ट का लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास हम दो सिचुएशंस लेकर चलेंगे, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। ओनली 2 सिचुएशंस को हमें सॉल्व करना है। एक तरफ स्टूडेंट्स टोटल कैपिटल है 50 लाख रुपीस की, सेकेंड सिचुएशन भी सेम है आपके पास में। देन हमारे पास दे रखा है इक्विटी कैपिटल, क्योंकि ओवरऑल डेब्ट और इक्विटी को मिलाकर ही आपकी टोटल कैपिटल बननी चाहिए। तो इक्विटी कैपिटल फर्स्ट सिचुएशन में 50 लाख रुपीस की ही है, जिसमें 5 लाख के शेयर्स हैं एट द रेट ₹10 ईच। ओके, एंड सेकेंड सिचुएशन में क्या कर दिया इन्होंने, इक्विटी तो इन्होंने ले लिया 40 लाख रुपीस की, जहां पर 4 लाख आपके शेयर्स हैं एट द रेट ₹10 ईच। एंड दूसरा प्रोपोर्शन क्या है, अब 50 लाख की कैपिटल आपको पहली सिचुएशन दिखाई दे रही है, डेब्ट नील है क्योंकि टोटल कैपिटल में सारा का सारा पैसा इक्विटी कैपिटल का ही इन्वॉल्व कर दिया। बट दूसरी सिचुएशन में क्योंकि 50 लाख है टोटल कैपिटल, जिसमें से अभी सिर्फ 40 लाख का सॉल्वमेंट हुआ है, तो 10 लाख का क्या कर दिया हमने, डेब्ट लोन ले लिया या हमने डिवेंचर्स इश्यूड करके और फंड को अरेंज कर लिया 10 लाख रुपीस का। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन है स्टूडेंट्स टैक्स रेट। टैक्स रेट सेम रहता है 30% पर एनम एंड 30% पर एनम। एंड इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको डेब्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डेब्ट रेट का कोई मतलब ही नहीं है, नील हो जाएगा। एंड दूसरी सिचुएशन में आपको नॉट एट द रेट 10 लाख का हमने जब डेब्ट लिया है, तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 10% का। एंड EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास स्टूडेंट्स दे रखा है 7 लाख रुपीस का। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि फर्स्ट सिचुएशन में EPS कितनी आ रही है और सेकंड सिचुएशन में EPS हमारी कितनी आ रही है। EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर, इसी को ही तो इंक्रीज, अगर मार्केट में ये EPS बढ़ता जा रहा है तो वही कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपके सामने सिचुएशंस नोट करी हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, जिसमें स्टार्ट करते हैं, दिस इज फर्स्ट सिचुएशन, दिस इज सेकंड सिचुएशन। EBIT 7 लाख रुपीस की, 7 लाख रुपीस की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, देन लेस हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। तो आपको याद होगा फर्स्ट सिचुएशन में जब कोई भी डेब्ट नहीं लिया था तो कोई भी इंटरेस्ट भी पेड नहीं करेगी, बट कंपनी सेकेंड सिचुएशन में 10 लाख रुपीस का डेब्ट लिया था, तो 10 लाख पे 10% का इंटरेस्ट कंपनी ने पेड कर दिया 1 लाख का। तो नाउ यहाँ पर आ जाएगा EBT अर्निंग बिफोर टैक्स 7 लाख का फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन में 6 लाख का। एंड नाउ लेस क्या कर देंगे हम, टैक्स कर देंगे, टैक्स एट द रेट 30%, दिस वन अमाउंट का हम टैक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर टैक्स आ जाएगा 2,10,000 का स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर आएगा 1,80,000 का स्टूडेंट्स। नाउ अब हमारे पास क्या आ जाएगा, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आया 4,90,000 का, और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद में
20,000। ओके, अब हमें क्या निकालना है, EPS अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है EAT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सिचुएशन 1 को मैं सॉल्व करती हूँ। 4,90,000 आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपॉन में रखने हैं, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 5 के 5 लाख। इसको हमने सॉल्व करा यहाँ पर, तब हमारे पास आएगा 0.59 जा 5 4 जा, ठीक है, 0.58 जा 40। ओके, 0.98 रुपीज का अर्निंग पर शेयर आया। एंड सेकेंड सिचुएशन में 4,20,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पर, 4 लाख के नंबर ऑफ शेयर्स हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 1 रुपीज 05 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पे कोई भी डेप्ट इन्वॉल्व नहीं था वहाँ पे आप देख रहे हैं EPS कितनी आ रही है, 0.98 की। अदरवाइज जहाँ पर हमने डेप्ट इन्वॉल्व किया था वहाँ पर हमारी क्या आ रही है, अर्निंग पर शेयर 1 रुपीज 05 पैसा। तो कौन सी सिचुएशन हमारे लिए प्रूव्ड कर रही है कि बेस्ट सिचुएशन है, दैट इज फेवरेबल सिचुएशन। लेकिन टर्म एंड कंडीशन एक ही अप्लाई होती है यहाँ पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम है कंपैरेटिवली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स के। तो मैं यहाँ पर आपके सामने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से निकालते हैं इसको लिखती हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स इक्वल टू EBIT अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो EBIT आपके सामने 7 लाख की है, टोटल कैपिटल हमने 50 लाख रुपीस की लगा रखी है, इनटू 100 अगर करते हैं स्टूडेंट्स तो 0 से 0 कट गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 40% की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो दिस कंडीशन प्रूव्ड दैट मोर डेप्ट इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। आप एक और सिचुएशन ले सकते हैं, 50 लाख में आप प्रपोर्शन डिसाइड कर सकते हैं, डेप्ट कितना लेंगे और इक्विटी कितना लेंगे, क्योंकि बाकी की टर्म एंड कंडीशन सेम रहेगी। आप 30 लाख का इक्विटी कर लीजिए और 20 लाख का डेप्ट ले लीजिए, फिर उस कंडीशन को आप सॉल्व करके देखिएगा, EPS और ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर। क्योंकि मैंने क्या कहा कि यहाँ पर भाई EBIT के बेस्ड पर ही हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14% आ रहा है, डेप्ट का रेट आपका वही रहेगा 10% का। तो अब नेक्स्ट सिचुएशन भी हमारे लिए बेनिफिशियल ही प्रूव्ड होगी। ठीक है, अगर अनफेवरेबल को आप लेना चाहेंगे तो अनफेवरेबल में या फिर हम सिर्फ इतनी चीज़ को प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमारे लिए ज़्यादा डेप्ट बेनिफिशियल है या नहीं है, तो इस कंडीशन को प्रूव्ड करने के लिए अब हम अनफेवरेबल अगर कंडीशन को लेते हैं तो सिर्फ इम्पैक्ट किस चीज़ का पड़ेगा कि आपके पास EBIT कम कर देंगे आप। ठीक है, आप टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के 10% से कम की EBIT ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर सिचुएशंस भाई दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक में सारी सिचुएशंस फ्रेम्ड करी हुई होगी, सिर्फ आपको प्रूव्ड करना होगा, और दूसरी सिचुएशन ऐसी आ सकती है केस स्टडीज़ में कि आपको कंडीशन भी अपने आप से फ्रेम करनी पड़ेगी। मीन्स ये जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं ये आपको खुद से लेनी पड़ेंगी। तो उस कंडीशन में मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप EBIT टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से 10% का ले लीजिए। जैसे कि 50 लाख की टोटल कैपिटल है, मैं इसका 10% क्या ले लेती हूँ, EBIT 5 लाख का ले लेती हूँ। ठीक है, अब 10% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं और 10% का ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ये चीज़ आपकी क्या है, बैलेंसिंग है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, तो फिर बैलेंसिंग करके ही हम इसमें डेप्ट और इक्विटी ले सकते हैं। अनफेवरेबल के लिए 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% से थोड़ा सा और कम करके मान लीजिए 6%, 50 लाख का 6% निकालेंगे तो 3 लाख की आपकी EBIT प्रूव्ड कर देगी
कि नहीं, यहाँ पर ज़्यादा डेब्ट आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। देन स्टूडेंट्स, मैं अनफेवरेबल कंडीशन और कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स के साथ आपके सामने प्रेजेंट करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।